हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने, अगर पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हड़प्पा नामक नगर की। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला ज्ञात जो स्थल था वो था हड़प्पा, और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सारे साक्ष्यों के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी, इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी। आगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर माना जाता है। और हम ये कहें कि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा था। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से ऐसे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया था, हैरान कर दिया था, और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो से संबंधित सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटेगी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक सारणी बना करके, एक आरेख बना करके आपको समझाया था, उसी तरह इस वीडियो में भी हम आपको आरेख के माध्यम से ही समझाएंगे। बहुत ही कम समय में एकदम सरल तरीके से आपको मोहनजोदड़ो के बारे में सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आपको आसानी से, सरलता से याद भी हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं मोहनजोदड़ो की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसकी भौगोलिक स्थिति है, पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है, उस प्रांत का नाम है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है लरकाना, और लरकाना जिले में ही जो कि सिंधु नदी वहाँ से बहती हुई आती है, और सिंधु के ही दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो नामक नगर स्थित था। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो की भौगोलिक स्थिति है। अब जो टीला प्राप्त हुआ है, उस टीले के बारे में अगर बात करें तो सामान्यतः आपको पता है कि हर एक नगर से कुछ को अगर छोड़ दें, धौलावीरा जैसी जगह को छोड़ दें, तो लगभग सभी जो नगर हैं, प्रमुख नगर थे, 6-7 प्रमुख नगर थे, उन नगरों में 2 नगर ही मिले हुए हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। धौलावीरा उसका अपवाद है। हर एक वीडियो में मैं उसकी बात करता हूं कि वहां पर 3 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जहां पर हम बात करते हैं पश्चिमी, मध्य और पूर्व। लेकिन मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, लोथल की बात करें, कालीबंगा की बात करें, तो लगभग सब जगह जो है पश्चिमी और पूर्वी 2 टीले मिले हुए हैं। तो उसी तरह मोहनजोदड़ो में जो पश्चिमी भाग का टीला है, जो दुर्गीकृत रहता था, ये भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो स्थल थे, उन स्थलों का जो पश्चिमी वाला भाग हुआ करता था, अर्थात इस तरफ वाला जो भाग हुआ करता था, वो क्या रहता था, चारों तरफ से चहारदीवारी से घिरा रहता था, अर्थात उसका दुर्गीकरण रहता था। तो यहाँ जो मोहनजोदड़ो में था, यहाँ की भी स्थिति ऐसी थी। तो इस पश्चिमी वाले भाग, जिसको दुर्ग टीला नाम दिया गया है, इसे स्तूप टीला के नाम से भी ये जाना जाता है। किस नाम से? स्तूप टीला के नाम से भी ये जाना जाता है, हड़प्पा का पश्चिमी वाला दुर्ग टीला। राइट, आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो नामक स्थल की। खुदाई सबसे पहले किसने की, अर्थात किसने इसको खोजा था? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इस जगह की खोज की थी। तो ये तो हो गया इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस नगर से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, जो एग्जाम में बहुतायत से पूछे जाते हैं, और बड़ा ही यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है, याद करने में भी समस्या होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि पक्की ईंटों से बने भवन थे। चूंकि ये नगर थे तो नगर कच्ची ईंटों के तो रहे नहीं होंगे, इसलिए भवन जो थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। दूसरी बात,
सूती व ऊनी कपड़ों के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, सूती व ऊनी कपड़ों के अवशेष भी मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। ईंट भट्ठों के अवशेष, अब जब पकी ईंटें थी और पकी ईंटों से ही भवन का निर्माण होता था तो स्वाभाविक सी बात है कि ईंट भट्ठे भी रहे होंगे, तो ईंट भट्ठों के अवशेष भी मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बृहद स्नानागार, एक विशाल स्नानागार, एक विशाल हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इस स्विमिंग पूल को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजन होता है इसके तथ्यों को याद करने में, तो मैं यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर बताने वाला हूँ। चित्र के माध्यम से मैंने इसको बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो अब ये आप चित्र देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे, ये उत्तर वाला भाग है, ये जो है वो दक्षिण वाला भाग है। अब देखिए इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई क्या है, 55 मीटर। यहाँ पर जैसे मैंने चित्र बनाया है लगभग ऐसी ही संरचना उसकी है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए, लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ ही है इसकी। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 55 मीटर है और इसकी जो पूर्व से पश्चिम में जो चौड़ाई है वो कितनी है, 33 मीटर, 33 मीटर। अब बात यह है क्या इस पूरे स्नानागार की यही लंबाई और चौड़ाई रही होगी, तो नहीं, इसके आसपास जो है ये चबूतरा है। स्नानागार इतना बड़ा नहीं है, इसके आसपास ये ढेर सारा चबूतरा है। चबूतरे के जब अंदर जाएंगे तब फिर उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियां हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर की तरफ जाती हैं। किस तरफ सीढ़ियां हैं, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। याद रखिए पूरब और पश्चिम की तरफ नहीं है, उत्तर और दक्षिण की तरफ है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अब यहां पर हमें यह देखना है कि ये सीढ़ियों की जगह इतनी छूट गई और सीढ़ियों के नीचे जब जाएंगे तब जाकर के वास्तव में जिस जगह पर जल भरा हुआ था हम उसी को मानेंगे कि यही क्या है, स्नानागार है। उसी की हम लंबाई चौड़ाई वास्तविक रूप में देखेंगे। तो ये तो 55 मीटर इसकी पूरी संरचना की लंबाई है और 33 मीटर चौड़ाई, लेकिन जितना में जल भरा हुआ था इसकी अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 11.88 मीटर। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, मैं वही यहां पर तथ्य लिया हूं जो सर्वमान्य है। हालांकि कई अलग अलग पुरातत्वविदों ने कुछ अलग अलग अंतर भी किए हुए हैं इसकी माप को लेकर के। ठीक है, तो ये जो अंदर का संरचना है जिसमें जल भरा हुआ था इसकी लंबाई है 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो है 7.01 मीटर। ये लंबाई चौड़ाई हो गई। अब इसकी गहराई जो है वो गहराई है 2.43 मीटर, ये इसकी गहराई है। ठीक है, अब इसके फर्श की बात करें कि फर्श कैसी थी, क्योंकि कच्ची फर्श पानी सूख जाता होगा, पानी गंदा भी रहता होगा। एक चीज आपको यह भी आपने पढ़ा होगा कि इस स्नानागार का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता रहा होगा। ठीक है, तो जब धार्मिक कार्यों के लिए इस जल का इस्तेमाल किया जाता था, यह स्नान धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था, तो फिर इस तालाब का, इस स्विमिंग पूल का जल स्वच्छ रहना चाहिए। तो अगर फर्श उसकी कच्ची है तो एकदम साफ पानी रहेगा नहीं। तो यहां किया क्या गया था कि फर्श जो है वो तराशी गई ईंटों से बनाई गई थी, एकदम बढ़िया से उनको अच्छी तराशी गई ईंटें जो थी चिकनी एकदम, उनके द्वारा इस फर्श को बनाया गया था। अब इस फर्श में जो ईंटें लगाई गई थी उनकी जुड़ाई कैसे की गई थी, उनकी चिनाई कैसे की गई थी। जैसे आजकल जो है सीमेंट से मोरंग को मिलाकर मिक्स करके करते हैं, उस समय जो है चिनाई इसकी जिप्सम से की गई थी। जिप्सम से उन ईंटों को जोड़ा गया था। तो सिर्फ क्या इतना ही, सिर्फ ईंटें ही लगी थी? नहीं, ईंटों के अलावा जैसे आजकल प्लास्टर करते हैं ना, आजकल प्लास्टर करते हैं,
प्लास्टर भी किया गया था। प्लास्टर किया गया था डामर से, जिसे बिटुमन कहते हैं। तो बिटुमन या डामर का प्लास्टर था। ईंटों की जुड़ाई जो है वो जिप्सम से की गई थी और फर्श में जो ईंटें थी वो स्पेशली बनाई गई थी उस स्नानागार पे लगाने के लिए। तो ये आंकड़े जो हैं आपको याद रखने चाहिए। इसके साथ साथ और क्या आपको पता होना चाहिए, इस स्नानागार के चारों दिशा में चतुर्दिक जो है कुछ कमरे बनाए गए थे। वो कमरे हो सकता है कि जैसे इसमें स्नान किए कपड़ा वगैरह बदलने के लिए हो सकता है बनाए गए होंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इसी स्नानागार के जब हम पश्चिम की दिशा में देखेंगे तो एक कमरे के बगल में एक कुआं भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि लगभग ज़्यादातर मोहनजोदड़ो से जो मकान मिले हैं, भवन मिले, उन भवनों में कुआं हुआ करता था। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं और यही एक वजह है कि मोहनजोदड़ो को क्या नाम दिया जाता है, सिटी ऑफ वेल। क्या नाम दिया जाता है, सिटी ऑफ वेल, अर्थात कुओं का नगर। जिस तरह आज हर एक घर में पानी की व्यवस्था पाइपलाइन के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से है, उसी तरह इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन हर एक मकान में जो है जो लगभग जो ये माना जाता है कि जो उच्च लोग रहते होंगे उनके घरों में कुआं हुआ करता था, हर एक के घर में। तो उसी तरह से यही एक वजह है कि मोहनजोदड़ो को कुओं का नगर, सिटी ऑफ वेल भी कहा जाता है। तो इसके पश्चिम में एक मकान में एक कुआं मिलता है। ठीक है, ये भी बड़ा सा कुआं देखा गया है, ये इतना याद रखना है। ठीक है, तो हमने स्नानागार के बारे में लगभग सारी चीज़ें जान ली हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इस तरफ। तो इस तरफ अर्थात स्नानागार के ही पास में पश्चिम दिशा में एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है और इसमें कुल मिलाकर के 27 खंड का है। ये 27 खंड का एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर भी हमने वृहद स्नानागार शब्द का यूज किया, यहाँ हमने विशाल अन्नागार शब्द का यूज किया। तो भाई इन दोनों में विशाल कौन है, ज़्यादा बड़ा कौन है? तो इन दोनों में अन्नागार ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, अन्नागार ज़्यादा बड़ा था। तो ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार, या मोहनजोदड़ो नामक स्थल की, ये नगर की सबसे बड़ी इमारत तो विशाल अन्नागार। ठीक है, ये विशाल अन्नागार इसी स्नानागार के पश्चिम दिशा में पाया गया है और इस अन्नागार के अंदर चबूतरे नुमा संरचनाएं भी मिली हुई हैं, जहां पर हो सकता है चीज़ों को साफ किया जाता हो। जैसे आजकल किसान जो है खलिहानों में चीज़ों को साफ सुथरा करके उसका अनाज, फसलों का दाना निकालते हैं, भरते हैं बोरी में, उसी तरीके से अन्नागार के अंदर भी ऐसी व्यवस्था देखी गई है। और इस अन्नागार की लंबाई की बात करें तो 50 मीटर और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 27 मीटर देखी गई है। अब आपको, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ मैंने 55 मीटर बताया और यहाँ मैंने 50 मीटर बताया, तो बड़ा फिर ये हुआ। तो मैंने यहाँ पर बता भी दिया था कि 55 मीटर ये जो स्नानागार है इसके आसपास की चबूतरे नुमा संरचना है, काफ़ी दूर तक वो है, लेकिन जल जहाँ पर है वो कम है। वो कितना है, 11.8 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है 7.01 मीटर। इस बात को याद रखिए, कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, तो ये अन्नागार जो है मिला हुआ है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। आइए अब बात करते हैं कि एक पॉइंट पर, ये जो विशाल स्नानागार है इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा है? जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया है। स्नानागार का उद्देश्य क्या रहा होगा? धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान, अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए स्नान पहले उसमें किया जाता होगा। आपने मोहनजोदारो मूवी भी देखी होगी, उसमें इस विशाल स्नानागार के बारे में भी दिखाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये विशाल अन्नागार है। ये बात भी मार्शल के द्वारा कही गई है। अब यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे और इसके बारे में आपने शायद पढ़ा भी होगा। इसे त्रिमुखी पुरुष प्रतिमा कह सकते हैं। ठीक है, और
इसे मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा भी दी है कि ये आद्य शिव हैं। अब ये इनकी आकृति कैसी है, त्रिमुखी है। सबसे पहली बात, एक मुख ये है, एक मुख इस तरफ है और एक मुख ये है, तो त्रिमुखी है। इसमें सींग है और सींग जो है आपस में इस संरचना के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसने जो है ऊपर तक चूड़ियाँ, कंगन पहने हुए हैं ऊपर तक, ठीक है। और ये किस मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है, मूर्ति नहीं कह सकते हैं, ये एक तरीके का मोहर में मिला चित्र है, एक तरीके की मोहर है। तो पद्मासन मुद्रा में ये जो है आकृति छपी हुई है, ठीक है। किस मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस मुद्रा में है, तो पद्मासन मुद्रा में ये है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पूछा जाता है कि ये जो आकृति मिली हुई है मोहनजोदड़ो से, जो चित्र मिला हुआ है, पशुपति की जो मोहर मिली हुई है, ये भी कहा जाता है पशुपति। तो पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चित्र के आसपास जो है वो पशुओं के चित्र बने हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान जो है रुद्र नामक देवता की, चूंकि ऋग्वेद में भी रुद्र नामक देवता की बात की जाती है, हालांकि रुद्र में और शिव में दोनों में फर्क किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इन दोनों को एक जैसा मानते हैं कि हाँ रुद्र ही शिव हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अंतर है। वही जो पशुपति थे वो आगे चल करके रुद्र हो गए, जो पशुओं के देवता माने जाते थे, ठीक है। वो जो है पशुओं के देवता माने जाते थे, तो वो बाद में रुद्र का रूप धारण करते हैं, उन्हीं को फिर बाद में शिव कह दिया जाता है। तो यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पशुपतिनाथ हैं या जो त्रिमुखी पुरुष की जो प्रतिमा है, इसमें कुल मिलाकर के कितने जानवरों के चित्र हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 प्रकार के जानवरों के चित्र हैं, ठीक है। देखिए, आप पूछ ले कि कितने प्रकार के जानवरों के, तो 5 प्रकार के। पूछ ले कितने जानवरों के, तो 6 जानवरों के। याद रखिए दोनों में फर्क, कितने प्रकार के जानवर, तो 5 प्रकार के, और कितने जानवर, तो 6। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र के दाहिने साइड में एक बाघ और एक हाथी है, और बाएं साइड में एक गैंडा और एक भैंसा है, और इसके नीचे 2 हिरण बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 2, 2, 4, 2, 6 जानवर कुल मिलाकर के हैं। लेकिन जानवरों के प्रकार कितने हैं, तो प्रकार में 1, 2, 3, 4 और ये 2 हिरण, तो एक ही जाति के हो गए ये, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के जानवर, तो 5 प्रकार के जानवर यहाँ पर मिले हुए हैं। एक सवाल बहुत फंसाता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। जब हम चित्र को ऐसे देखेंगे तो इस चित्र के दाहिने साइड में बाघ और हाथी है, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि चित्र के दाहिने साइड क्या है, उसके बाएं साइड कौन से जानवर बने हुए हैं। लेकिन अगर चित्र की तरफ से देखेंगे कि उस प्रतिमा, उस चित्र के बगल में दाहिने साइड और उसके बाएं साइड दाएं साइड क्या है, तब ऐसे में समस्या होती है। यहां से देखने में तो ये बाघ और हाथी दाहिने साइड है हमारी तरफ से, लेकिन चित्र की तरफ से देखेंगे ऐसे, तो इसका हाथ ये बायां है और ये दायां है, तो इसके बाएं तरफ बाघ और हाथी है और दाहिने तरफ गैंडा और भैंसा है। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? अगर हम ऐसे देखेंगे जैसे आप देख रहे होंगे, तो हमारा दाहिना क्या होगा, ये, हमारा बायां क्या होगा, ये। चित्र की तरफ से देखेंगे तो इसका बायां क्या होगा, ये, और इसका दायां क्या होगा, ये, ठीक है। तो अगर सवाल जैसे पूछे कि चित्र की तरफ से बाएं साइड में कौन है, तो बाघ और हाथी, हमारी तरफ से चित्र के दाएं तरफ कौन है, तो बाघ और हाथी। तो देखिए ये चीज समझिएगा, यहां एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो इसे बाद में आद्य शिव की संज्ञा जो है वो मार्शल ने दी है। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो सनातन धर्म की बात अक्सर की जाती है, वो इसी वजह से की जाती है क्योंकि इस प्रतिमा को, जो जरूरी नहीं है कि शिव की ही प्रतिमा हो, क्योंकि ये स्त्री है या पुरुष है इसका निर्धारण नहीं किया जा सका है, ठीक है। और शिव जी के 3 मुख नहीं होते हैं, शिव जी के ये सींग नहीं होते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जिनसे ये सिद्ध नहीं होता कि ये शिव है, लेकिन फिर भी शिव माना जाता है। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही अति प्राचीन विश्व की सभ्यता है और हमारा हिंदू धर्म में शिव को मानते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो सबसे पुराना है, सनातन है। और यही एक फैक्ट है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे
प्राचीन धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर पद्मासन मुद्रा में ये चित्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना और कंफ्यूजन भी दूर हुआ होगा। आगे बात करते हैं कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली हुई है और यहाँ पर जो ऑथेंटिक डाटा है जिसको हमने लिया है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। अगर इसको आप इंचेस में बदलेंगे तो कितना होता है? ठीक है, इंचेस में बदल करके देख लीजिएगा, 2.5 चौको 10। ठीक है, तो 4 इंच के लगभग जो है वो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली हुई है और इसकी दाईं भुजा कमर पर कंधे तक चूड़ियों से भरी हुई है। अर्थात ये दाईं भुजा जो है वो कमर पर ऐसे टिकी है और पूरी चूड़ियों से भरी हुई है। सॉरी, दाईं भुजा कमर पर कंधे तक चूड़ियों से भरी हुई बाएं भुजा है। तो ये जो बाएं भुजा है वो नीचे तक है और ये जो है दाईं भुजा वो उसके कमर तक टिकी हुई है। तो ये जो है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली हुई है। यह ढलाई की लुप्त सिक्त या मधुश्चिष्ट विधि से निर्मित है। अब ये विधि क्या है? इसे लुप्त मोम विधि भी कहते हैं। लुप्त मोम विधि, ठीक है, लुप्त मोम विधि अंग्रेजी में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक है, ये विधि है। अब ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग या लुप्त मोम विधि क्या होती है? आजकल भी ज्यादातर मूर्तियां जो हैं कांसे की इसी विधि के द्वारा निर्मित की जाती हैं। अब ये क्या होता है इसको समझिए। होता क्या था कि पहले एक मोम की मूर्ति बनाई जाती थी। मोम की मूर्ति को बनाने के बाद, अच्छे से उसकी ढलाई करने के बाद, उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था। लेप करने के बाद उसको अच्छे से सुखा दिया जाता था। सुखाने के बाद अब उस मिट्टी के उस मूर्ति जिसके ऊपर मिट्टी लिपटाई गई है, लपेटी गई है, उसको गर्म किया जाता था। और जब गर्म करेंगे तो जो उसके अंदर का मोम है वो पिघलेगा और पिघलेगा तो उस मूर्ति पे क्या किया जाता था? छेद कर दिया जाता था और उस छेद से वो सारा मोम पिघल करके बाहर आ जाता था। अर्थात अब मिट्टी की खोखली मूर्ति बचती थी। फिर बाद में कांसे को पिघला करके उसी जहां से मोम निकाला गया उसी छेद से उसके अंदर भर दिया जाता था और फिर मिट्टी को फोड़ दिया जाता था। तो ऐसे में जब वो ठंडी हो जाती थी तो मूर्ति बन करके हमारे सामने होती थी। ठीक है, तो ये जो है इसे लुप्त मोम विधि, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं। एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। और इसी विधि के द्वारा कांसे का बैल जो हड़प्पा से मिला हुआ है उसको भी बनाया गया था और यहाँ पर जो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली हुई है उसको भी इसी लुप्त मोम विधि के माध्यम से बनाया गया है। कला एंड संस्कृति के सब्जेक्ट पर यहाँ से सवाल कर लिया जाता है। यहाँ से मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाला बैल मिला हुआ है। ठीक है, कुबड़ वाला बैल मिला हुआ है, ये पूजनीय माना जाता रहा होगा। सीप निर्मित पैमाना जो स्केल है वो सीप से बना हुआ मिला हुआ है। हाथी का कपाल खंड, ये जो हिस्सा है वो मिला हुआ है। ठीक है, 3 बंदरों वाला मनका यहां से मिला हुआ है। एक मुद्रा पर नाव का चित्र ये भी मिला हुआ है। तो नाव का चित्र कहां से मिला हुआ है एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसका मतलब ये है कि नाव चलाना जानते थे। और ये भी आपको जहां पता है कि लोथल एक डाक यार्ड था, बंदरगाह था। इसका मतलब स्वाभाविक सी एकदम ये कंफर्म बात है कि नाव रही होगी। ठीक है, पुरोहित की एक मूर्ति मिली हुई है, खंडित मूर्ति मिली हुई है जो तिपतिया साल का मतलब है कि उसमें 3 पत्तियां ऐसे बनी हुई हैं। तिपतिया उस पर डिजाइन बना हुआ है, साल वो ओढ़े हुए मिला हुआ है। अब ये पुरोहित है या कोई और है? क्योंकि अगर आज की दृष्टि से देखें तो पुरोहित जो हैं वो क्या करते हैं, जो है साधु जो हैं वो दाढ़ी और मूछें बराबर रखते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि मूछें छोटी कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं और दाढ़ी रहती है। ये जो पुरोहित मिला है उसके मूछें नहीं है, बस दाढ़ी केवल है। ठीक है, मूछें नहीं है। तो अब ये कल्पना कर लेना कि सच में हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म ऐसी कोई चीज नहीं थी। हाँ, ये मान सकते हैं कि ये पुरोहित है, पुरोहित रहा होगा। ऐसी कई सारी चीजें मिलती हैं। सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी और सबसे विशेष चीज जो है वो पक्की नालियां भी यहाँ से मिली हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जितने भी साक्ष्य मिले हुए हैं वो कहीं न कहीं जो है वो जैव विविधता को दिखाते हैं, कहीं न कहीं वो प्रकृति की तरफ हमें ले जाते हैं। चाहे वो कुबड़ वाला बैल हो, चाहे वो सीप निर्मित पैमाना हो, हाथी का कपाल खंड हो, बंदर हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जो नेचुरल प्राकृतिक होती थी उन्हीं को ये लोग मानते थे, उन्हीं को अपना देवी देवता मानते थे। ठीक है, आगे चल करके इनको काल्पनिक नाम आगे दे दिया गया, बहुत सारे देवता
बनते चले जाते हैं जब हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। तो हमने मोहनजोदड़ो को यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से और कई सारी चीज़ें ऐसे भी आपको पता चली होंगी जो शायद आपको पहले ना पता रही हो। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक महत्वपूर्ण स्थल हम लेकर के आपके सामने आएंगे, जिसके बारे में हम बहुत ही विधिवत व्यापक तरीके से आपके मध्य में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।